जेल की सुरक्षा भी इतनी ज्यादा थी कि यहाँ कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता था। अब जेल में एक कैदी फ्रैंक मॉरिस को लाया जाता है। यहाँ गार्ड मॉरिस की अच्छे से चेकिंग करता है। गार्ड मॉरिस की पूरी चेकिंग करके उसे एक ब्लॉक में भेज दिया जाता है और वहाँ उसे एक सेल में डाल देता है। मॉरिस को सेल में बंद करके एक गार्ड उससे कहता है कि एल्केट्राज में तुम्हारा तभी तमाम सेल्स के दरवाजे खुलते ही वहाँ सभी कैदी बाहर निकल आते हैं। सभी कैदी लाइन से अपना अपना खाना लेने के लिए आ जाते हैं। खाने के समय मॉरिस के सामने एक कैदी लिटमस होता है। इससे पहले कि मॉरिस खाना खाता, उसी दौरान एक कैदी जिसका नाम वुल्फ था, वह मॉरिस को घूर घूर कर देख रहा होता है, जिसे देखकर मॉरिस थोड़ा घबरा जाता है। तभी खाना खाते समय लिटमस मॉरिस से उसका थोड़ा सा खाना मांगता है। मॉरिस भी मना किए बगैर उसे अपना खाना दे देता है और लिटमस अपना खाना अपने पास रखे हुए एक चूहे को देता है। ये देखकर मॉरिस को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वह चूहा उसका पालतू था। अब रात को मॉरिस आराम कर रहा होता है कि तभी गार्ड आकर उससे कहता है कि वार्डन ने तुम्हें बुलाया है। इसीलिए मॉरिस सीधे वार्डन के पास जाता है। वार्डन उससे कहता है कि तुम्हारा इस जेल में स्वागत है। मुझे पता है कि तुम पहले भी बहुत सी जेलों से भाग चुके हो, लेकिन इस जेल से तुम कभी भी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि जो भी इस जेल से भागता है वह सीधा समुद्र में जाकर मर जाता है। और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो तुम्हारा रास्ता पानी रोक लेगा और तुम डूब कर मर जाओगे। और एल्केट्राज बनाई ही इसलिए गई ताकि तुम जैसे सड़े गले अंडे एक ही टोकरी में रहें, और तुमसे इस जेल में सिर्फ 2 ही लोग मिलने आ सकते हैं, वह भी महीने में एक बार। वापस जाते समय मॉरिस वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है, क्योंकि यह नेल कटर उसे यहाँ से निकलने में मदद दे सकता था। इसलिए मॉरिस अपने सेल में आकर उस नेल कटर को एक बुक में छुपा कर रख देता है। और उसी दिन मॉरिस जब नहा रहा था तभी वुल्फ उसे परेशान करने लगता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह वुल्फ को वहीं पर बुरी तरह पीट डालता है। उसके बाद मॉरिस को एक लाइब्रेरी में भेजा जाता है, जहाँ वह एक कैदी इंग्लिश के पास आता है। इंग्लिश यहाँ एक पुराना कैदी होता है जो यहाँ सभी कैदियों का सरदार होता है। उसे भी कुछ आदमियों के कत्ल में इस जेल में बंद किया गया है। मॉरिस उससे पूछता है कि तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं की। आगे से इंग्लिश बताता है कि इस जेल से कोई भी नहीं निकल सकता, क्योंकि जेल के चारों तरफ पानी फैला हुआ है। इंग्लिश उसे कुछ बुक्स देता है जिन्हें मॉरिस ने पूरी जेल में एक एक करके सभी कैदियों को देना था। मॉरिस जब प्लेग्राउंड आता है तो वहाँ उसे एक आर्टिस्ट मिलता है जो अपनी पेंटिंग बना रहा होता है। असल में यह कैदी डॉक होता है जो इस जेल में अपनी कैद काट रहा था। डॉक ने अपनी पेंटिंग पर एक फूल भी बनाया हुआ था। इसे देखकर मॉरिस पूछता है कि यह फूल क्यों बनाया हुआ है, तो डॉक बताता है कि यह फूल मेरी जिंदगी है और इसलिए मैंने इसे अपनी पेंटिंग में बनाया है। डॉक उसे बताता है कि तुम बचकर रहना, क्योंकि तुमने वुल्फ से पंगा लिया है, वो तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद मॉरिस सीधा इंग्लिश के पास आता है और कहता है कि क्या आज से पहले यहाँ से कोई कैदी भाग पाया है या नहीं। तो आगे से इंग्लिश हंसते हुए कहता है कि बहुत सारों ने कोशिश की है लेकिन सब फेल हो गए। इंग्लिश बताता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकल भी गए तो तुम्हें आगे से गार्ड्स रोक लेंगे, और अगर तुम गार्ड्स को चकमा देकर भाग भी गए तो आगे से पानी तुम्हारा रास्ता रोक लेगा, क्योंकि अगर तुम कितने भी अच्छे तैरने वाले हो तो फिर भी तुम किनारे तक नहीं पहुंच पाओगे। आखिर में पानी तुम्हें डुबा कर मार देगा, इसलिए तुम इस जेल में ही जिंदा रह सकते हो, बाहर गए तो मारे जाओगे। लेकिन मॉरिस ने भी ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर इस जेल से निकल कर रहेगा। उसी रात मॉरिस बैठा ही था कि तभी एक गार्ड आकर उसे बताता है कि कल से तुम्हें कारपेंटर का काम दिया जा रहा है और तुम्हें इसके पैसे भी मिलेंगे। हर 1 घंटे के 150 रुपए दिए जाएंगे। इसलिए मॉरिस भी चुपचाप यह डील मान जाता है। अगली सुबह मॉरिस बड़ी चालाकी से लिटमस से पूछता है कि क्या इस जेल में कोई भागने का रास्ता है। तो लिटमस उसे बताता है कि हर सेल में एक एयर वेंट होता है, वहाँ से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन एयर वेंट बहुत छोटा है। उसी दौरान वुल्फ भी अपना बदला लेने के लिए मॉरिस की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन डॉक मॉरिस को बता देता है कि वुल्फ तुम्हारी तरफ आ रहा है और उसके हाथ में कुछ है। वुल्फ आते ही मॉरिस पर हमला कर देता है, लेकिन मॉरिस भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वह भी वुल्फ को अच्छा खासा पीट डालता है। लेकिन इसी दौरान गार्ड उन्हें रोकने आता है तो वुल्फ उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर ऊपर वॉच टावर पर मौजूद एक गार्ड फौरन गोली चला देता है, जिससे वहाँ सब डर जाते हैं और गार्ड्स मॉरिस और वुल्फ दोनों को डी ब्लॉक में ले जाते हैं, जहाँ सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है और वहाँ सभी कैदियों को हर दिन टॉर्चर किया जाता था। और उसी रात मॉरिस को बहुत सारे टॉर्चर दिए जा रहे थे, जिससे मॉरिस की हालत बहुत खराब हो जाती है। पूरे 10 दिन बाद उसे डी ब्लॉक से निकालकर अपने सेल में भेज दिया जाता है और उसी दिन उसके साथ वाले सेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम चार्ली बट्स होता है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। मॉरिस भी अपने नए दोस्त चार्ली को सबसे मिलवाता है और दूसरी तरफ वार्डन भी सभी कैदियों के सेल्स को एक एक करके चेक कर रहा होता है। तभी वार्डन डॉक के सेल में आता है जहाँ उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स पड़ी हुई थी। डॉक ने वार्डन की पिक्चर भी बनाकर रखी हुई थी, जिसे देखकर वार्डन के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। और अगले ही दिन अचानक वार्डन ने गार्ड से कहा कि डॉक के सेल से सभी पेंटिंग्स को हटा दो और अब से वह कभी भी जेल में पेंटिंग्स नहीं बनाएगा। इसलिए यह देखकर डॉक का दिल अंदर से टूट जाता है, क्योंकि डॉक अपनी पेंटिंग्स की वजह से इस जेल में अपना टाइम पास कर रहा था। अगले दिन मॉरिस डॉक को परेशान होते देखकर गार्ड से पूछता है कि डॉक इतना परेशान क्यों है, वह हमसे कोई बात भी नहीं कर रहा, आखिर वजह क्या है। तो गार्ड उसे बताता है कि तुम अपने काम से काम रखो। इसके बाद डॉक कारपेंटर का काम शुरू करने से पहले अपना फूल मॉरिस के कपड़ों में डाल देता है और काम करते समय एक गार्ड को बुलाता है और एक कुल्हाड़ी लाने के लिए कहता है, और कुल्हाड़ी लेकर उसी समय वह अपने हाथों की तीनों उंगलियां काट देता है, क्योंकि उसकी पेंटिंग्स उससे छीन ली गई हैं, इसलिए अब उसे अपने हाथों की कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर मॉरिस फौरन उसे देखने के लिए आता है, लेकिन गार्ड्स ने उसे डॉक के पास नहीं जाने दिया और गार्ड्स डॉक को वहां से ले जाते हैं। तभी मॉरिस के कपड़ों से वही फूल निकलता है जो डॉक ने डाला था। यह देखकर मॉरिस को समझ आ जाती है कि डॉक से उसकी खुशियां छीन ली गई हैं। इसीलिए मॉरिस डॉक की उंगलियों को एक डिब्बे में डालकर एक गार्ड को देता है और गुस्से से कहता है, ये अपने वार्डन को दे दो, क्योंकि उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। उसी दिन मॉरिस डॉक के दुख में बैठा होता है कि तभी उसे एक कॉकरोच दिखाई देता है जो
एयर वेंट के अंदर जा रहा था। यह देखकर उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ से किसी तरह बाहर निकला जा सकता है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अगले दिन खाने के समय वार्डन मॉरिस को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम डॉग की तरफ इतना ध्यान क्यों दे रहे हो। आगे से मॉरिस कहता है, सर ऐसा तो कुछ नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। खाना खाते समय मॉरिस को दो भाई क्लैरेंस और जॉन मिलते हैं जो इस जेल में नए थे और उन्हें भी इस जेल में 20 साल की सजा काटनी थी और ऐसा वो हरगिज नहीं चाहते थे। मॉरिस की तरह वो दोनों भी बहुत चालाक थे, इसलिए मॉरिस भी उनसे दोस्ती कर लेता है। उसी दिन मॉरिस गार्ड के न होने का फायदा उठाकर वहाँ एयर वेंट को अच्छे से चेक करने लगा, लेकिन उसी समय गार्ड आ रहा था, इसलिए मॉरिस फौरन अपनी जगह पर लेट जाता है। अगले दिन इंग्लिश की बेटी उससे मिलने आई हुई थी। इसे देखकर उसे बहुत दुख होता है क्योंकि जब उसकी बेटी छोटी थी तब से वह जेल में है और अब उसकी बेटी बड़ी हो चुकी थी। दूसरी तरफ चार्ली भी अपनी बीवी से बात कर रहा था। यहाँ उसकी बीवी बताती है कि तुम्हारी माँ के पास टाइम बहुत कम है क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया है कि उनके पास कुछ ही दिन है। इसीलिए चार्ली के दिल में जोश आ जाता है और वह जेल से भागने का फैसला करता है। रात को चार्ली मॉरिस से कहता है, जब भी भागने का प्लान बने तो मेरी जगह भी खाली रखना। अब खाने के समय मॉरिस सभी साथियों को बताता है कि हमारा सेल ब्लॉक बहुत पुराना हो चुका है, नमी की वजह से दीवारें बहुत कमजोर हो गई हैं, इसलिए आसानी से यहाँ से निकला जा सकता है। मेरे पास एक नेल कटर है, अगर हम थोड़ा थोड़ा करके इसे खोदकर ऊपर पहुंच जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से भागने का रास्ता कौन सा है। जॉन आगे से पूछता है, तुम होल को कैसे छिपाओगे? मॉरिस कहता है, मैगजीन के कुछ पेपर से उसे आसानी से छिपाया जा सकता है। मॉरिस कहता है कि हमें कुछ डमी हेड चाहिए होंगे ताकि रात में उन्हें बिस्तर पर रखकर यहाँ से निकल सकें, लेकिन डमी पुतलों के लिए बाल चाहिए होंगे। यहाँ जॉन मॉरिस से कहता है, मैं सैलून में काम करता हूँ, वहाँ से कुछ बाल चुरा कर ले आऊंगा। मॉरिस क्लैरेंस से कहता है, तुम कपड़ों की जगह से थोड़े थोड़े करके कुछ रेनकोट्स चुरा कर ले आना, जिससे हम एक बोट बनाकर इस समंदर को आसानी से पार कर सकते हैं। आगे से चार्ली कहता है, मेरा क्या काम होगा? मॉरिस कहता है, जब मैं एयर वेंट खोदना शुरू करूंगा तो तुम ध्यान रखना ताकि कोई गार्ड हमें पकड़ न ले। इसलिए सभी साथियों को मॉरिस का प्लान पसंद आता है और उसी रात मॉरिस एयर वेंट को खोदना शुरू कर देता है। यहाँ मॉरिस के पास नेल कटर था, इसलिए उसे दीवार खोदने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वह लगातार दीवार खोदता रहा। अगले दिन मॉरिस सभी साथियों से कहता है कि नेल कटर के छोटा होने की वजह से उसे दीवार खोदने में मुश्किल हो रही है। तभी खाना खाते समय मॉरिस को एक खतरनाक आइडिया आता है और वह चम्मच को अपने जूते पर रगड़कर उसे गंदा कर देता है और एक गार्ड को बुलाकर कहता है, ये चम्मच गंदा है, मुझे साफ चम्मच चाहिए। लेकिन यहाँ क्लैरेंस भी कहता है, मुझे भी किचन के बारे में पूछना है, इसलिए गार्ड ने दोनों को जाने की इजाजत दे दी। दोनों सीधे गार्ड के पास आते हैं। यहाँ क्लैरेंस गार्ड का ध्यान भटकाकर उसे बातों में लगा लेता है और इसी का फायदा उठाकर मॉरिस 2 चम्मच उठा लेता है और एक चम्मच को अपनी जेब में छुपा लेता है। रात मॉरिस सेल में बैठा था, तभी इंग्लिश सभी कैदियों को बुक्स देने आता है। तो मॉरिस उससे पूछता है कि मैंने लोहे के 2 टुकड़ों को जोड़ना है, क्या यहाँ कोई चीज है जिससे उन्हें जोड़ा जा सके? इंग्लिश पूछता है कि क्यों चाहिए तुम्हें? तो मॉरिस बताता है कि मैंने खुदाई करनी है इसलिए। लेकिन इंग्लिश आगे से कहता है कि यह इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, इसलिए भागने के ख्वाब देखना छोड़ दो। अब अगले दिन मॉरिस लिटमस से एक सिक्का मांगता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे सिक्का लाकर दिया तो मैं आपके लिए आपके मनपसंद गाने बजाऊंगा। इसलिए लिटमस भी यह डील मान जाता है और उसी रात लिटमस उसे एक सिक्का दे देता है और मॉरिस फौरन एक चम्मच तोड़कर नेल कटर के एक हैंडल से दोनों को आपस में जोड़ देता है और आग जलाकर दोनों को अच्छी तरह से वेल्ड कर देता है। यहाँ उसका छोटा सा बेलचा तैयार हो जाता है और वह उस एयर वेंट को खोदना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ चार्ली भी गार्ड के आने का ध्यान रख रहा होता है, लेकिन उसी दौरान चार्ली की आंख लग जाती है और तभी वहाँ पर एक गार्ड उनके सेल की तरफ आ रहा था। चार्ली उसके आने की आवाज सुनकर फौरन उठ जाता है और तभी चार्ली एक ग्लास से मॉरिस को इशारा करता है। ये देखकर मॉरिस फौरन एयर वेंट को छुपाकर अपने बेड पर लेट जाता है। गार्ड उसे कहता है कि तुम्हारे सेल से जलने की स्मेल आ रही है। तो मॉरिस बताता है कि क्या पता ये आपका वहम हो। गार्ड भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और चला जाता है। गार्ड के जाते ही मॉरिस दोबारा से एयर वेंट को खोदना शुरू कर देता है, लेकिन खोदते समय उसे आगे से लगे स्क्रू दिखाई देते हैं जिसे हाथों से निकालना नामुमकिन था। मॉरिस जब भी कारपेंटर शॉप में जाता वो अपनी जेब में एयर वेंट से निकाली हुई मिट्टी भी फेंक देता और उसी दिन उसे कारपेंटर शॉप से एक छोटा सा स्टील का टुकड़ा मिल जाता है। मॉरिस चार्ली से कहता है कि यही तो मैं ढूंढ रहा था, लेकिन चार्ली कहता है कि मेटल डिटेक्टर में तो पता चल जाएगा। जब मॉरिस अंदर जाता है तो वहाँ तुरंत मेटल डिटेक्टर का अलार्म बजने लगता है। आगे से मॉरिस गार्ड को वो स्टील का टुकड़ा दिखाता है और कहता है कि मैं इस पर अपने कपड़े लटकाऊंगा, लेकिन गार्ड को उस पर शक होता है और वो टुकड़ा उससे ले लेता है और उसे जाने देता है। लेकिन उस बेचारे गार्ड को क्या पता कि मॉरिस ने एक स्टील टुकड़े की जगह 2 स्टील के टुकड़े उठा लिए थे। एक टुकड़ा उसने अपने हाथ में रखा हुआ था, दूसरा अपने जूते के नीचे छुपा दिया था और उस स्टील के टुकड़े से तुरंत वो जाली को तोड़ देता है। दूसरी तरफ चार्ली भी अपने लिए पेंटिंग के लिए कुछ सामान मंगवाता है। यहाँ जॉन भी अपने सेल के एयर वेंट को खोद रहा होता है। इधर क्लैरेंस भी मैगजीन्स के पेपर से एक डमी सर बना रहा था। दूसरी तरफ मॉरिस भी पेंट मंगवाकर उस डमी सर पर पेंट करके एक डमी सर तैयार कर लेता है और उसी रात वो सर को अपने बेड पर रख देता है और एयर वेंट से बाहर निकलकर अपने बनाए हुए नकली एयर वेंट को लगाकर तुरंत पाइपलाइन को पार करके आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ एक गार्ड आकर मॉरिस के सेल को देखता है तो वहाँ पर डमी सर पड़ा हुआ था, लेकिन गार्ड को शक नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। इधर मॉरिस जैसे तैसे करके पाइप के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर आते ही उसे एक ग्रिल दिखाई दी जो कि पूरी तरह से बंद थी। मॉरिस कूद कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और इसी दौरान वही गार्ड आकर चार्ली से कहता है कि मॉरिस आज काफी जल्दी सो गया। आगे से चार्ली कहता है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है और तभी गार्ड की छड़ी नीचे गिर जाती है। छड़ी को उठाते हुए गार्ड देखता है कि मॉरिस के कुछ बाल अजीब से दिख रहे हैं। इधर चार्ली के पैरों तले जमीन निकल गई क्योंकि अब उनका मिशन फेल होने वाला था। गार्ड मॉरिस के सेल के अंदर अपना हाथ उसके सर पर रखता है तो मॉरिस कहता है क्या
हुआ सर? आप अचानक मेरे सेल पर। यहाँ मॉरिस चार्ली के बताने पर फौरन अपनी जगह पर आकर लेट गया था। अगली सुबह मॉरिस अपने साथियों को बताता है कि मैं कल रात छत पर गया था। मैंने वहाँ एयर वेंट देखा जो कि बहुत ऊपर था और मैं उस तक नहीं पहुंच सका, इसलिए मेरे साथ किसी को चलना होगा। तो मॉरिस कहता है कि आज रात मेरे साथ जॉन जाएगा। इसलिए मॉरिस और जॉन दोनों दोबारा उस जगह पर जाते हैं। यहाँ जॉन मॉरिस को ऊपर उठाता है, लेकिन उनकी बदकिस्मती कि वह एयर वेंट बहुत मजबूत था और उसे सिर्फ और सिर्फ कटर मशीन से ही काटा जा सकता था। अगले दिन म्यूजिक हॉल में सभी कैदी म्यूजिक बजा रहे थे। तभी वहाँ पर पड़े एक छोटे से पंखे पर मॉरिस की नजर पड़ती है। ये देखकर मॉरिस तुरंत लिटमस से कहता है कि वह पंखा मुझे चाहिए। तो आगे से लिटमस भी उसकी बात मान जाता है और मौके का फायदा उठाकर मॉरिस उस पंखे को अपने म्यूजिक बॉक्स में छुपा देता है। लेकिन बाहर जाते समय मॉरिस को गार्ड रोक लेते हैं और उसका म्यूजिक बॉक्स चेक करने के लिए कहते हैं। तो मॉरिस कहता है कि मेरा सब सामान चार्ली के बॉक्स में है, इसलिए वो इस चेकिंग से भी बच जाता है। दूसरी तरफ मॉरिस उस पंखे से एक ड्रिल मशीन तैयार कर लेता है और उस एयरवेंट पर पहुंचकर वो उस एयरवेंट के कुछ टुकड़ों को काटने लगता है। यहाँ ड्रिल मशीन की आवाज सुनकर गार्ड्स ऊपर देखने के लिए आता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाता मॉरिस अपना काम कर देता है। अगले दिन मूवी हॉल में सब मूवी देख रहे होते हैं और मॉरिस सभी साथियों से पूछता है कि सब काम कहां तक पहुंचा। तो आगे से वो बताते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, बस भागने की देर है। और यहाँ ये चारों साथी सोमवार की रात को इस जेल का रुतबा मिट्टी में मिलाने वाले थे, क्योंकि अब चारों साथियों ने इस जेल से भागने की पूरी तैयारी कर ली थी। अगले दिन खाने के समय मॉरिस ने डॉग की याद में उसका फूल टेबल पर रखा हुआ था और वहाँ वार्डन उसे देखकर उस फूल को वहीं पर कुचल देता है। ये देखकर लिटमस को बहुत गुस्सा आता है और वह वार्डन पर हमला करता है, लेकिन उसी समय उसे हार्ट अटैक आ जाता है और लिटमस वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर मॉरिस और सभी साथियों को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वार्डन बेचारे को क्या पता कि आज रात ये सब यहाँ से भागने वाले हैं। उसी रात इंग्लिश वहाँ बुक देने के लिए आता है, तो मॉरिस उससे हाथ मिलाकर गुड बाय कहता है। इंग्लिश आगे से समझ जाता है कि मॉरिस आज रात भागने वाला है, इसलिए वह गुड बाय कहकर चला जाता है। लेकिन उसी रात वार्डन अचानक मॉरिस के सेल को चेक करने के लिए आ जाता है। यहाँ मॉरिस के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि इतने महीनों की मेहनत आज जाया होने वाली थी। और गार्ड मॉरिस के सेल को पूरी तरह से हर एक कोना चेक करता है और तभी वार्डन उसके सूट बॉक्स को हटाता है जहाँ से मॉरिस ने सुरंग बनाई हुई थी। ये देखकर मॉरिस के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन मॉरिस ने वहाँ इतनी बारीकी से काम किया हुआ था कि वार्डन को भनक तक नहीं लगी और वार्डन वहाँ से चला जाता है। जाते समय वार्डन गार्ड से कहता है कि आजकल मॉरिस की हरकत मुझे ठीक नहीं लग रही। तो आगे से गार्ड बताता है कि मॉरिस पूरी रात चार्ली से बातें करता रहता है। वार्डन उससे कहता है कि कल ही उन दोनों को अलग कर दो और दोनों के सेल चेंज कर दो। अगले दिन खाने के समय वुल्फ मॉरिस को धमकी देता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ और आज रात तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मॉरिस जॉन से कहता है कि अपना सब सामान तैयार कर लो, आज रात निकलना होगा हमें। और उसी दिन वुल्फ चाकू से मॉरिस पर हमला करने वाला होता है कि तभी इंग्लिश वहाँ पर उसे पकड़ लेता है, क्योंकि इंग्लिश भी मॉरिस के साथ ही था। यहाँ इंग्लिश यह नहीं चाहता था कि जाने से पहले मॉरिस को कुछ हो। अब रात में मॉरिस, क्लैरेंस और जॉन तीनों ऊपर छत पर जा रहे थे, लेकिन यहाँ चार्ली को अपने सेल में घबराहट होने लगती है और वह समय पर वहाँ से नहीं निकल सका। दूसरी तरफ उसके तीनों साथी ऊपर एयरवेंट पर पहुंच जाते हैं और काफी देर तक चार्ली का इंतजार करते रहे, इसलिए उन्हें लगा कि चार्ली ने अपना फैसला बदल लिया है, इसलिए वह चार्ली को छोड़कर वहाँ से ऊपर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गार्ड को भी शक नहीं होता, क्योंकि मॉरिस ने वहाँ पर अपने बनाए हुए डमी सर रख दिए थे, लेकिन चार्ली अपने डर की वजह से अपने सेल में ही था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, क्योंकि उसकी आजादी उससे दूर हो रही थी। इधर जैसे तैसे करके वो तीनों बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाते हैं और एक पाइपलाइन से बिल्डिंग को पार कर लेते हैं। दूसरी तरफ चार्ली का दिल जोश से भर उठता है और वो भी अपने सेल से बाहर निकलने लगता है। जैसे तैसे करके वो भी ऊपर एयरवेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन वो एयरवेंट बहुत ऊपर थी, इसलिए वो अकेला ऊपर चढ़ नहीं सकता था और यहाँ चार्ली एक बार फिर अपनी हिम्मत हार जाता है। दूसरी तरफ किसी तरह तीनों गार्ड से बचाते हुए एक एक करके ग्रिल की दीवार को तीनों पार कर लेते हैं और खुशी से तीनों समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और जल्दी से अपने अपने रेन कोट्स में हवा भरने लगते हैं और किसी तरह पूरी हवा भरकर वो रेन कोट्स को पानी में डालकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अगली सुबह गार्ड सभी सेल्स को एक एक करके चेक कर रहा होता है। तभी गार्ड को चार्ली एक दीवार की तरह खड़ा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि चार्ली का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसके तीनों साथी उसके सामने से भाग गए, लेकिन वो अपने डर की वजह से वहीं का वहीं बैठा रहा। इसी दौरान एक गार्ड मॉरिस के सेल पर आकर उसे उठाता है, लेकिन कोई हलचल न होने पर गार्ड मॉरिस की सेल के अंदर जाकर उसे जोर से उठाता है। तभी वहां पर वह नकली सर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर गार्ड के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद पूरी जेल में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और इंग्लिश भी समझ जाता है कि मॉरिस और उसके साथी भागने में कामयाब हो चुके हैं। दूसरी तरफ वार्डन भी समंदर तक पहुंच जाता है और एक सार्जेंट से पूछता है कि तुम्हें कुछ मिला है। तो आगे से वह एक थैली दिखाता है जिसमें तीनों का कुछ सामान मिलता है, जिसे देखकर वार्डन कहता है कि वे जरूर पानी में डूबकर मर चुके होंगे। तभी वार्डन को किनारे पर वही फूल गिरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि मॉरिस उससे डॉक का बदला ले चुका है। इसी दौरान एक गार्ड आकर वार्डन से कहता है कि डायरेक्टर ने आपको बुलाया है। आगे से वार्डन कहता है कि एक न्यूज फैलाओ कि वे तीनों रात को ही डूबकर मर चुके हैं। यहाँ वार्डन अपनी नौकरी और इज्जत बचाने के लिए एक झूठी रिपोर्ट जारी कर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वार्डन जल रहा था, क्योंकि उसके हाथों से मॉरिस जेल तोड़कर भाग निकला और 1 साल के अंदर इस जेल एल्केट्राज को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। और ये मूवी